हेलो दोस्तों, आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेक्निकल सीरीज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि पार्ट थर्ड है। इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। ये किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईटीआई का सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं और मैकेनिकल ग्रुप से हैं, और कौन सा फिटर हो, टर्नर हो, मैसनिस्ट हो या फिर वेल्डर हो, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार इंस्ट्रक्टर के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियंस जो रेलवे के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी सीबीटी 2 जो होते हैं केवल टेक्निकल प्रश्न ही पूछे जाते हैं टेक्निकल से। तो जिस भी ट्रेड से रिलेटेड है उस ट्रेड के टेक्निकल प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। सेल का एग्जाम हो, डीआरडीओ का एग्जाम हो या फिर आरडीएसओ का एग्जाम हो, फिर या इसरो का एग्जाम हो, इसमें जो टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है इसी तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न आप देखें, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन द कॉम्बिनेशन सेट। पूछ रहा है कि संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। प्रश्न ये पूछा जाएगा और ये आंसर रहेगा। ये हमने रेफरेंस के लिए रखा है, आपको बताने के लिए कि प्रोटेक्टर हेड या कॉम्बिनेशन सेट आपको दिखता कैसा है। ये जो फिगर है ये किसका है? कॉम्बिनेशन सेट का फिगर है। ये क्या है? एक तरीके का कॉम्बिनेशन सेट है। और ये कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या चीजें होती है उसको जरा पहले समझते हैं। तो ये पूरा जो है कंबाइंड फॉर्म में एक कॉम्बिनेशन सेट कहलाता है। इसके अंदर यहाँ पे स्क्वायर हेड लगा हुआ रहता है। स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड ये है। और ये जो है इसको हम प्रोटेक्टर हेड कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। और यही प्रोटेक्टर हेड जो है ये चांद के आकार का इसमें जो है यहाँ बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टर हेड भी कहते हैं। ये वाला इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेंटर हेड कहते हैं। और इन सब को मिला के ही ये कॉम्बिनेशन सेट बनता है। इसके साथ यहाँ पे एक स्केल भी जुड़ा हुआ रहता है जिसमें ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है। साथ ही साथ स्क्वायर हेड में आपका स्क्राइबर यहाँ लगा हुआ रहता है और यहाँ पे जो है स्प्रिट लेवल लगा हुआ रहता है। तो ये सारी चीजों को मिला के कॉम्बिनेशन सेट बनता है। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन सेट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है अलग अलग, ये सब पोर्शन अलग अलग निकल सकते हैं, यानी कि स्क्वायर हेड भी अलग निकल सकता है, सेंटर हेड भी अलग निकल सकता है, कॉम्बिनेशन सेट भी इससे अलग हो सकता है। अब इसकी एक्यूरेसी पूछ रहा है कि प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होता है। अगर हमें केवल सिंपल प्रश्न बताना रहता है तो सीधा हम बता देते हैं 1 डिग्री होता है और करके निकल जाता है, यानी कि 1 डिग्री जो है इसकी एक्यूरेसी होती है। लेकिन हमें आपको ये भी दिखाना है, समझाना है कि देखने में कैसा होता है प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड क्या होता है, स्क्वायर हेड क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं विच वाइस इज यूज फॉर द होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है और बेंच वाइस है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि वाइस क्या होता है। वाइस एक तरीके का होल्डिंग डिवाइस होता है। होल्डिंग डिवाइस का मतलब किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो वाइस जो होगा, जैसे कि आप जब फिटर के वर्कशॉप में जाते हैं तो बेंच के ऊपर बहुत सारा वाइस जो है कसा हुआ रहता है। उस पे क्या करते हैं, हम किसी जॉब को पकड़ते हैं और पकड़ के फाइलिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन करते हैं। जैसे फाइलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, चिपिंग हो गया। तो ये सारा ऑपरेशन जो है उसी जॉब, उसी जो है आपका इस वॉइस के ऊपर जो है, वॉइस के ऊपर किसी जॉब को कस के ही करते हैं, है ना। हाथ में पकड़ के तो करेंगे नहीं। तो इसीलिए जब पकड़ने का जरूरत पड़ता है तो वहां पे हम किस में पकड़ते हैं, तो उसी वाइस में पकड़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वैसा कौन सा स्पेशल वाइस है जिसमें केवल पाइप को पकड़ा जाता है या खोखले बेलनाकार चीजों को पकड़ा जाता है। तो उसके लिए पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। इसमें क्या है, यहाँ पे हम गोल आकार के पाइप को यहाँ फंसाते हैं और इसमें ऊपर वाला जो है ये हैंडल को चलाते हैं और इसमें कस देते हैं ताकि पाइप इस दोनों के बीच में पकड़ा हुआ रहे। इसमें ये वाला पोर्शन जो है लोअर जा है, ऊपर में अपर जा होता है, यह स्पिंडल होता है जिसमें थ्रेड कटा हुआ रहता है, स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है, और ये हैंडल है जिसको कस के हम करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आपको क्या बताना है, ये क्या होगा, एक तरीके का पाइप वाइस है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा और ऑप्शन पे भी चर्चा कर ले। हैंड वाइस किस तरीके का होता है, जहां पे की मेकर होता है, जो
ताले की चाबी जो बनाता है वो क्या करता है, हैंड में एक तरीके का वाइस रहता है, हैंड पकड़ने वाला छोटा सा वाइस होता है ना? पतला चीज़ों को पकड़ने के लिए, केवल ताले की चाबी पकड़ने के लिए तो छोटा ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए हाथ में पकड़ के जो है फाइलिंग का ऑपरेशन करता है, ठीक है ना? तो उसके लिए हैंड वाइस का प्रयोग वहाँ पे करता है, या फिर जो है की मेकर हो गया, या फिर सुनार वगैरह के यहाँ आप देखे होंगे कि वहाँ पे जब फाइलिंग वगैरह जो करना होता है तो वैसा ही हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? पिन वाइस क्या होता है, पतला आकार का पिन के आकार का चीज़ों को पकड़ने के लिए जौ को खोलते हैं और फिर इसमें जो है फँसा देते हैं ताकि वो उसको पकड़ सके, तो उस तरीके का पिन वाइस होता है। बेंच वाइस को हमने आपको बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क? निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन केवल इतना ही रहेगा, रेफरेंस के लिए हमने वो फिगर दिया है आपको कि विटनेस मार्क्स देखने में लगता कैसा है, इसी के लिए हमने फिगर को भी यहाँ पे दिया है। तो विटनेस मार्क्स के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। अब विटनेस मार्क्स होता क्या है ये आप ये समझ लें पहले। ये जो है आपका एक जॉब दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके का मेटल का पीस है, उसके ऊपर ड्राइंग के अनुसार क्या करते हैं, इसमें जो है विटनेस मार्क लगाया हुआ है, ये वाला ऐसा ऐसा बीच बीच में ऐसे जो है ना, इस पंच से पंच को रख के और एक थोड़ा थोड़ा दूर पे क्या करते हैं, पहले तो ये निशान एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन को जो है परमानेंट करने के लिए इस पंच का प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, ताकि लाइन जो है वो विजिबल हो सके, दिख सके। जब हम पानी वगैरह डालते हैं या बाकी चीजें डालते हैं तो क्या होता है कि ऐसे अगर लाइन खींचा हुआ रहेगा तो मिटने का चांस होता है ना, मिट जाता है। लेकिन जब उसको हम पंच से परमानेंट कर देते हैं तो वो दिखने लगता है और वो कभी मिट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम क्या है, इस तरीके का थोड़ा थोड़ा जो है ऐसे पंच के सहारे हल्का हल्का निशान लगा देते हैं और ये पूरा लाइन दिखने लगता है कि किस तरीके से आपको कटिंग का काम करना है। तो ये किससे करते हैं? ये विटनेस मार्क जो लगाते हैं वो डॉट पंच से लगाते हैं और डॉट पंच का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री के एंगल वाला डॉट पंच का प्रयोग करते हैं विटनेस मार्क के लिए। कहीं कहीं पे 30 डिग्री पिक पंच का भी प्रयोग करते हैं विटनेस मार्क के लिए। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, इस पे डॉट पंच इधर से लगा है, इसमें 30 डिग्री एंगल का पिक पंच का भी प्रयोग किया हुआ है। बीच में जहाँ पे आपको हमको छेद बनाना होता है वहां पे सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, 90 डिग्री वाला सेंटर पंच का। जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग जहां करना है तो वहां पे ड्रिल बिट का जो नोक है वहां से स्लिप करके दूसरे स्थान पे ना जाए, उसी के लिए पहले क्या करते हैं, पंच के सहारे उस पॉइंट को जहां पे ड्रिल करना है उसको परमानेंट करते हैं, यानी पंच और हैमर के सहारे मार के वहां पे एक निशान लगा देते हैं और उसी निशान के ऊपर ड्रिल का पॉइंट बैठाते हैं और तब ड्रिलिंग का ऑपरेशन करते हैं, ड्रिल करते हैं। और यहाँ पे सेंटर पंच जो है हमेशा उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ड्रिलिंग जहाँ करना हो वहां पे अगर निशान लगाना हो तो सेंटर पंच, और जहाँ पे ड्रिल के अलावा बाकी कोई निशान लगाना हो, यानी कि बाकी जो मेटल को जैसे जैसे काटना है उसके लिए विटनेस मार्क लगाना हो, तो उसमें डॉट पंच 60 डिग्री वाला का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी डॉट पंच का प्रयोग करेंगे विटनेस मार्क के लिए। ओके, बाकी आपका जो है सेंटर पंच का ही बता दिया जहां पे सेंटर करना है। पिन पंच क्या होता है, कोई फंसा हुआ जो छेद में कोई मेटल फंस गया तो वहां पे निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग करते हैं। और बेल पंच का जब हैमर का प्रयोग नहीं होता है तो वहां पे जो है ऑटोमेटिक जो है वैसे करके जो है मतलब सेंटर खोजने के लिए बेल पंच का प्रयोग करते हैं, ऑटोमेटिक पंच नहीं, सेंटर खोजने के लिए। उसमें नीचे बेल के आकार का ऐसे बना हुआ रहता है और जैसे ही रखते हैं तो पता चल जाता है सेंटर, फिर निकालना नहीं होता है। किसी भी राउंड बार वगैरह में जो है सेंटर निकालने के लिए बेल पंच का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की जरा तरफ देख लेते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर? ये वर्नियर कैलिपर दिख रहा है, इसका रीडिंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं और नीचे वाला पोर्शन को वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं। यानी ये ग्रेजुएशन जो बना हुआ है इसको वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन ऊपर वाले को। अब दोनों स्केल के डिवीजन को जो निकालने के बाद फिर ऐड कर देते हैं तो टोटल रीडिंग हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो पहले मेन स्केल में कितना दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए 4 और 5 के बीच में एक लाइन है, उसी तरह से 3 और 4, 3 नहीं दिख रहा है लेकिन 3 और 4 के बीच में ये वाला लाइन दिख रहा है ना। तो ये वाला लाइन के बाद 0 है, इसका मतलब ये 35 हो गया। ये 30 प्लस 5 35, तो 35 तो कम से कम मेन स्केल डिवीजन में दिख रहा है। तो मेन स्केल डिवीजन में कितना दिख रहा है, 35 mm दिख रहा है। तो 35 mm हमने लिख लिया।
अब क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन कहाँ दिख रहा है? वर्नियर स्केल डिवीजन का जो रीडिंग है वो 20 पे यहाँ इसके बराबर आया है ना? यहीं पे ना जो है लाइन दिखा रहा है, ये दोनों पे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे एरो दिख रहा है इधर से, और यहाँ पे यानी ये दोनों कंसाइड कर रहा है, ये दोनों लाइन कॉन्साइड कर रहा है। तो ये लाइन कौन सा है? 20 नंबर वाला। तो वर्नियर मेन स्केल डिवीजन का 20वां डिवीजन जो है इसके बराबर में आ गया। तो एक डिवीजन का वैल्यू मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है? 0.02, यानी 0.02 है ना? यानी कि इसके एक डिवीजन का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 0.02 होता है, जो कि इसका लिस्ट काउंट होता है किसका? वर्नियर कैलिपर का। यानी लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.02। तो 0.02 क्या होता है? एक जो है इसका वर्नियर स्केल डिवीजन के एक डिवीजन का मान जो होता है वो लिस्ट काउंट कहलाता है। तो एक का मान कितना है? 0.02। तो इसलिए 20 का कितना है? तो 20 में इतना से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया? 20 दूनी 40, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ऐसे हो जाएगा। इतना आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? रीडिंग क्या हो जाएगा? तो मेन स्केल को और इसको जोड़ देंगे, तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया? 35 सॉरी प्लस 0.40, यानी कि 35.40 mm। ओके, तो 35.40 mm, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बातें बिल्कुल समझ में आ गई। सॉरी, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? Which pitch of the blade is used for the cutting the bronze, bronze and cast iron? ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांसा, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है? ये किसके लिए पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपका हेक्सा ब्लेड के लिए। तो हेक्सा ब्लेड में बेसिकली क्या होता है? 3 तरह का ब्लेड यूज किया जाता है। कौन सा? कोर्स, हमने पहले भी बताया है, कोर्स, मीडियम और फाइन। कोर्स जो है, मीडियम और फाइन, 3 तरह का ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। कोर्स वाला ब्लेड जो होता है 1.8 mm उसका पिच होता है ना? कोर्स वाले का ब्लेड का जो पिच होता है वो 1.8 mm होता है। पिच क्या होता है उसको भी जरा बताएंगे। 1.4 से 1.0 mm मीडियम वाला, और फाइन वाला 0.8 mm पिच होता है। ठीक, अब ये पिच क्या होता है? 2 टीथ के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, है ना? तो 2 टीथ यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव टीथ लगातार, है ना, इसके बीच की दूरी को पिच कहते हैं। इसका मतलब है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1.8 mm होना चाहिए। किसके लिए? कोर्स के लिए। और यही दूरी क्या होना चाहिए? 1.4 से लेकर 1 mm तक होना चाहिए मीडियम वाला के लिए, और फाइन के लिए 0.8 mm होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। अब ये जो है कटिंग टीथ है किसका? हेक्सा ब्लेड का, है ना? अब इसमें जो है ये पूछ रहा है कि ये जो मेटल है, इस मेटल को काटने के लिए किस तरीके के पिच वाला ब्लेड का यूज किया जाता है? तो कोर्स वाले का यूज किया जाता है, यानी कि 1.8 mm वाला पिच वाले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 1.8 यानी डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? इसका मतलब है एक ये फाइल दिखाया हुआ है और ये पूछ रहा है, ये फाइल यहाँ ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में बस इतना ही देगा, फाइल आपको हमने रेफरेंस के लिए दिया है ताकि चीजों को आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर सके, समझ सके, है ना? कह रहा है कि विच फाइल हैज द पैरेलल थ्रू आउट द एज, है ना? पैरेलल होता है किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? अब देखिए जो फाइल होता है ना, उसमें जो फाइल लेंथ होता है यहां से यहां तक की लंबाई को फाइल लेंथ कहते हैं, और इसमें जो है यहाँ पे जो थिकनेस होगा, यहाँ पे जितना मोटा है उतना ही मोटा अगर यहाँ पे है, पूरे लंबाई में एक समानांतर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हैंड फाइल कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है सेफेज फाइल भी है ना? सेफेज फाइल, ठीक है। तो सेफेज फाइल है या फिर हैंड फाइल है, इसी को हम बोलते हैं पूरे लंबाई में बिल्कुल समानांतर होता है। बाकी जो फाइल होता है उसमें टिप के तरफ से पूरे लंबाई का 1/3 भाग टेपर होता है।
लेकिन इसमें जो होता है हैंड फाइल में ये पूरे लंबाई में बिल्कुल समानांतर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हैंड फाइल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी फाइल क्या है, बास्टर्ड फाइल है, रास्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है, ये बाकी जो है फाइल का प्रकार है ना। ये सभी में क्या होता है, आगे की तरफ टेपर होगा थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या होता है, टेपर नहीं होता है, पूरे लंबाई में एक चौड़ाई का होता है ना, दिख रहा है ना। तो इसी तरीके का आपका होगा, ये हैंड फाइल का ही आपका चित्र दिखाया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है, तो फीड इज इक्वल टू होता है, फीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कट डिवाइडेड बाई टीएन होता है ना। टी यानी कि टाइम और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। ये जो होगा उसका एमएम में होगा, ये टाइम जो है ये क्या होगा, मिनट में होगा, और एन जो है रेवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एन का मतलब हो गया जो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक। तो ये दोनों को कटा देंगे तो आपका एमएम पर रेवोल्यूशन आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा, एमएम पर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फीड यानी प्रभरण जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो लेंथ कितनी गहराई तक जो है उसमें छेद किया गया इंटू टी समय इंटू ये क्या है, ये जो है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आपका फीड निकलता है, प्रभरण निकलता है। प्रभरण का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, ठीक है। इसमें जो है टी क्या है, समय है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। एल क्या है, लेंथ जो कि मेजरमेंट करेंगे एमएम में करेंगे, और एन क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि कितना चक्कर प्रति मिनट काट रहा है वो पूछ रहा है, वो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विच कैलिपर यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ द राउंड बार। राउंड बार को केंद्र में चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो देखिए राउंड बार ये इस तरीके का होता है, एक राउंड बार होता है ना। इसमें जो है आपको अगर कैलिपर से सेंटर फाइंड आउट करना है, इसका जो है सेंटर निकालना है कि सेंटर कहाँ है, तो इसके लिए जो है आपका ऑड लेग कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ऑड लेग कैलिपर्स, ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और ऑड लेग कैलिपर्स को ही हम हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर भी कहते हैं, या फिर जो है जेनी कैलिपर भी कहते हैं। तो तीन नाम है ऑड लेग का, या तो जेनी मिलेगा, या ऑड लेग कैलिपर, या हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर भी मिलेगा, फ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर। तो इस तरीके के कैलिपर से हम क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं। अब निकालते कैसे हैं, उसमें एक लेग मुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सीधा रहता है। तो मुड़ा हुआ लेग को यहाँ पे रखते हैं और दूसरा एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं खोल के, उसी उतना ही जो है चौड़ाई में, जब जितना खोले हुए हैं उतना ही रखते हैं, और इधर से भी एक मार्क ऐसे लगाते हैं, फिर इधर से ऐसे मार्क लगाते हैं, इधर से रख के ऐसे मार्क्स लगाते हैं, और इस सब को मिला देते हैं तो आपका सेंटर मिल जाता है। यानी कि ये कटिंग जहाँ पे है उसको ऐसे मिलाए, ऐसे कटिंग को यहाँ से ऐसे मिला दिया, और इस कटिंग को जहाँ कटा है उसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ये आपका सेंटर इसका मिल जाता है। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर जेनी कैलिपर नहीं मिलेगा तो ऑड लेग भी लिखा हुआ रहता है। ऑड लेग का मतलब क्या है, एक मुड़ा हुआ और दूसरा सीधा, इस तरीके का कैलिपर्स होता है। एक ऐसे होता है और एक ऐसा सीधा होता है ना। ये ऐसा एक टांग इसका एक मुड़ा हुआ टांग रहता है, और एक टांग इसका सीधा होता है ना, और ये जो है यहाँ पे हिंज किया हुआ रहता है। तो इस तरीके का जो कैलिपर होता है इसको हम ऑड लेग कैलिपर कहते हैं, या फिर इसी को हर्माफ्रोडाइट्स कैलिपर कहते हैं, या फिर इसी को हम जेनी कैलिपर्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न है, विच चीजल इज यूज फॉर द कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए कौन से चीजल का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इससे पहले जो है कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए भी हमने पूछा था, देखा था कि किस तरह का चीजल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ऑयल वेज को काटने के लिए यानी ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए कौन सा छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होता है आपका हाफ राउंड नोच चीजल होता है। क्या होता है? हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करते हैं ऑयल ग्रुप्स वाले काटने के लिए। और डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ करते थे? कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए डायमंड पॉइंट का जो है चीजल का प्रयोग करते थे। फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे चिपिंग वगैरह करना है, तो चिपिंग जब करना है तो इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और मेटल को जब सेपरेट करना है, सेपरेट मेटल्स, तो इसमें जो है मेटल को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करते हैं? मेटल को सेपरेट करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें जो है हाफ राउंड नोच चीजल पूछ रहा है, क्या है? ऑयल ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स कैसा बन रहा है, इस तरीके का ग्रुप्स है। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा, ये रेफरेंस के लिए हमने लिया है ना। तो इस तरीके का जो चीजल होगा उसको हम, इस तरीके का जो चीजल होगा इसी को हाफ राउंड नोच चीजल कहते हैं। एक तरफ यहाँ पे हाफ राउंड टाइप का होता है और नोज ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी को हाफ राउंड नोच चीजल, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे, इस तरीके का हाफ राउंड बना हुआ रहता है, जो कि ऑयल ग्रुप्स वगैरह को जो है काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जरा देखें। क्वेश्चन अगला जरा देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए ये वाइस दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इस वाइस का नाम है। प्रश्न में ये सारा चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइस दिया हुआ है इसका पूछ रहा है कि नाम क्या है। तो यहाँ देखिए इस तरीके का वाइस अमूमन आप देखते हैं तो फिटर के वर्कशॉप में मिलता है। फिटर का जो वर्कशॉप होता है उसमें मिलता है ना। यहाँ पे इस तरीके का आपका वाइस मिलेगा। और ये जो वाइस है एक तरीके का होल्डिंग डिवाइस है ना। एक तरीके का ये होल्डिंग डिवाइस है। इस दोनों जॉ के बीच में किसी मेटल को पकड़ के कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं, ठीक। तो इस वाइस का नाम क्या कह रहा है? तो ये है एक तरीके का बेंच वाइस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसी में जो है दिया हुआ रहता है कहीं कहीं पे क्विक रिलीज वाइस। तो क्विक रिलीज वाइस में यहाँ पे बीच में जो है ना एक यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे लीवर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे लीवर नहीं लगा हुआ है। लीवर जब लगा हुआ रहेगा तो क्विक रिलीज हो जाएगा, यानी जल्दी से खोलना और जल्दी से बंद करना। यहाँ पे लीवर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए जो है ये क्या है, एक तरीके का बेंच वाइस है, ठीक है ना। हैंड वाइस को हमने समझा ही दिया था। टूल मेकर वाइस का भी प्रयोग जो है कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे छोटा कुछ वैसा टूल्स वगैरह ऑपरेशन करना है वहाँ पे टूल मेकर वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अगर चलते हैं, अगला प्रश्न जरा देख लें। नेम द मार्क्स एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर्स दिख रहा है, इस तरीके का ही वर्नियर कैलिपर होता है। एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है ना। ये जो है दोनों के अंतर पे काम करता है, यानी कि स्केल के अंतर पे काम करता है ये, ठीक है। पूछता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, तो स्केल के अंतर पे काम करता है। इसमें ये वाला पोर्शन पूछ रहा है कि इस पोर्शन का नाम क्या है, तो इसको हम डेप्थ गेज कहते हैं। PTH डेप्थ गेज, ठीक है ना। तो डेप्थ गेज या डेप्थ बार भी कहते हैं, तो इसको हम डेप्थ बार कहते हैं, ठीक ना। और ये कितना, इससे क्या पता लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है राउंड बार है, उसमें जो है राउंड बार हॉलो है, उसमें छेद है, तो कितना दूर तक छेद है उसका अगर जो है हमें पूरा कितना दूर तक उसका छेद है उसका हाइट या फिर डेप्थ निकालना हो, तो इसी डेप्थ बार से हम जो है इसको नीचे डालते हैं और यहाँ पे रीडिंग देख लेते हैं कि कितना रीडिंग इसका, ये बार कितना निकला हुआ है, उसी के अनुसार से यहाँ इसका रीडिंग हम देख लेते हैं। तो ये एक तरीके का डेप्थ बार है, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर्स जो है इसका फिगर है, उसी का ये डेप्थ बार है। इसमें जो है बीम होता है, फिक्स्ड बार होता है, और थंब लीवर, ये थंब लीवर जो है ये इसका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जरा देख लें क्या है। अगला प्रश्न,
क्या कह रहा है देखिए, विच चीजल यूज्ड फॉर द स्क्वायरिंग मटेरियल्स एंड द कॉर्नर जॉइंट्स को काटने के लिए किस मटेरियल्स, किस छेनी का उपयोग करते हैं? तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं भैया, इससे पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग जो है कॉर्नर्स वगैरह को शार्प करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। थोड़ा सा जब पिछले इस तरीके के प्रश्न किए हैं तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर द स्ट्रेचिंग स्क्रैचेस प्रोड्यूस ऑन द फाइल सरफेस? फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो सरफेस को फिनिश करने के लिए फाइल करते हैं, लेकिन फिनिश होने की जगह पर अगर खरोच लगने लगे तो क्या होगा? क्यों खरोच लगता है? तो पिनिंग ऑफ फाइल की वजह से लगता है। पिनिंग क्या है, अब उसको भी जरा समझते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि सरफेस को जब हम फिनिश करते होते हैं तो वहां पे क्या होता है, सरफेस फिनिश होना चाहिए, लेकिन फिनिश होने की जगह पे अगर सरफेस और से रुखड़ा होने लगे, दाग आने लगे उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो किस कारण की वजह से होता है? वो पिनिंग ऑफ फाइल की वजह से होता है। और पिनिंग क्या है कि फाइल में जो है छोटे छोटे कण जो है अटक जाते हैं बीच में, तो उस कण को जब तक से आप नहीं निकालोगे तब तक से अगर फाइलिंग का कोई भी ऑपरेशन करोगे तो जिस मेटल के ऊपर फाइलिंग करोगे वो मेटल चिकना होने के साथ साथ उसमें स्क्रैचेज आने लगेगा, चिन्ह आने लगेगा। ठीक है ना, तो वो चिन्ह से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पिनिंग ऑफ फाइल्स करते हैं, यानी कि जो फाइल जो है, फाइल को कार्ड, ये जो है फाइल कार्ड है ना, ये आंसर्स में या आपको क्वेश्चंस में इस तरीके का नहीं दिखेगा, है ना। ये एक जो है ब्रश है, इस ब्रश के सहारे, है ना, फाइल ब्रश है, इस ब्रश के सहारे जितने भी मेटल उसमें जो चिप्स जो है कटे हुए होते हैं उसको हम इसमें से निकाल देते हैं। तब जाके जब इसको जो फाइल जब ठीक हो जाता है तब जाके फाइलिंग करते हैं तो कोई भी मेटल फिर स्मूथ होता है, कोई निशान नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन द फाइल सरफेस? फाइल किया हुआ सरफेस के ऊपर जो चिन्ह आता है, खरोच आता है, वो किस वजह से आता है? तो पिनिंग ऑफ फाइल की वजह से आता है। फाइल में जो छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं उसकी वजह से आता है, और उसको निकालने के लिए हम कार्ड फाइल का उपयोग करते हैं, यानी कि उसमें से जो टुकड़े बाहर करने होते हैं तो इस फाइल ब्रश के सहारे या फाइल कार्ड होता है एक, उसके सहारे हम उस पिनिंग को जो है खत्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ताकि जब फाइल ठीक हो जाए तो फिर से हम उसमें फाइलिंग का ऑपरेशन ठीक ढंग से कर पाए। ठीक, अगला, विच फाइल्स इज सेविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन? किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं? ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि किस फाइल में एक जो है डायरेक्शंस में दांत कटे होते हैं, तो उसको हम सिंगल कट फाइल कहते हैं। एक सिंगल कट, एक तरफ अगर दांत कटा हुआ रहता है तो सिंगल कट, और दोनों तरफ अगर दांत कटा हुआ रहता है, इधर भी कटा हुआ है और इसके अपोजिट में ऐसे भी कटा हुआ है, तो डबल कट। ठीक है, इसके बाद कर्व कट क्या होता है? कर्व कट ऐसे जो है कटा हुआ रहता है, सर्कुलर शेप में कटा हुआ रहता है। सेकंड कट फाइल क्या होता है? जहां पे हैवी रिडक्शन ऑफ मेटल जहां पे करना होता है वो सेकंड कट फाइल से करते हैं। तो ये फाइल का सब प्रकार है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं, तो सिंगल कट फाइल में होता है। अब देखो यहाँ पे जो है फिगर हमने दिखाया है, ये फिगर जो है ये सिंगल कट फाइल का है ना। एक ही डायरेक्शन में केवल दांत कटा हुआ होता है, और इसमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। यहाँ जो एंगल होगा, जो सिंगल कट फाइल के जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। लेकिन डबल कट में जो है दो तरह का एंगल होता है। एक जो होता है 51 डिग्री का जो एंगल होता है, इसको अपकट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपकट। इसमें जो है 51 डिग्री का एंगल कटा होता है, और ओवर कट जो होता है, ओवर कट उसमें 70 डिग्री का एंगल कटा होता है। ओवर कट दो तरह का कट होता है इसमें, एक देखो, एक ऐसे भी कटा है और एक ऐसे कटा है। तो ऐसे एक पहला कट और दूसरा कट इस तरीके से, तो दो तरफ से कट करा हुआ रहता है, इसलिए इसको डबल कट कह रहे हैं, है ना। तो डबल कट में एक एंगल कितना होता है? अप कट का एंगल 51 डिग्री का और ओवर कट का एंगल 70 डिग्री का। ओवर कट जो है 70 डिग्री होता है और अप कट का एंगल जो होता है वो 51 डिग्री का होता है। आपने समझ लिया। अब बाकी चीजों को भी हमने समझा दिया है, इस चीज को नोट डाउन करते चलेंगे ताकि बाकी प्रश्न में जब आएंगे तो आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। ओके था, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, वाई द कटिंग फेस
ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बिल्ड ऑन द लेंथ वाइज, क्यों फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा सा बेवल किया जाता है, बेबल्ड, ठीक है ना। तो बेबल्ड करने का मतलब क्या है, कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा उथलापन होता है ना। उथलापन का मतलब क्या है कि जो फाइल होता है पूरे लेंथ में जो है एक तरीके से फ्लैट नहीं होता है, थोड़ा सा बीच में पोर्शन को उठा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बीच वाला पोर्शन उठा हुआ है और यहाँ पे पतला है, तो इसी को बेवलनेस कहते हैं, बेवलनेस ऑफ द फाइल कहते हैं। और बेवलनेस क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि एक ही टाइम में सारे टीथ कांटेक्ट में ना आ जाए सरफेस पे। जब एक ही समय में सारे जो फाइल के सारे टीथ अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उस समय आपको फाइलिंग करने में बहुत सारा दम लगाना पड़ेगा और फाइलिंग भी अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा बीच वाले सतह को थोड़ा सा उथला कर दिया जाता है, कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। अब जब कॉन्वेक्स बना दिया जाता है तो नंबर ऑफ टीथ जो होता है दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में जिस मेटल के ऊपर फाइलिंग करना है थोड़ा कम आता है। तो वहां पे क्या है, जब फाइलिंग करते हो तो आदमी स्पीड से कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है, ज्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा वेबलनेस कर दिया जाता है, थोड़ा सा उथला बना दिया जाता है। अब ये ऑप्शंस को भी देख ले। इंश्योर मोर प्रेशर ऑन वर्कपीस व्हाइल फाइलिंग, फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा क्या किया जाता है, इसको बेवल बना दिया जाता है, ठीक है। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए गेट प्रॉपर ग्रिप्स ओवर द वर्कपीस, वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए फ्लैट सतहों की फाइलिंग, एक मिनट इसमें जो है ऑप्शंस को देख ले। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, वर्कपीस पर उचित पकड़ बनाने के लिए, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, और तीसरा चौथा है इंश्योर फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो है यही राइट आंसर है ना। इंश्योर द मोर प्रेशर ऑन द वर्कपीस व्हाइल फाइलिंग, फाइलिंग करते समय अधिक जो है करने के लिए आपको इस तरीके से वेबलनेस किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। तो चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट 4 में। ओके, थैंक यू।